बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची पुलिस ने अलार्म बजा दिया। ताहम अगर आपका गुमान है कि कोई मनसबदार अपने मनसब से रजाकाराना तौर पर अलग हो जाएगा या हटा दिया जाएगा तो ये आपकी खामख्याली है। ये रवायत तो जमहूरी रियासतों में होती है। सिंध पुलिस का रद्द-ए-अमल एक मुनफरिद वाक़या है और ना ही सब कुछ अचानक हुआ है। जो ये समझता है उसे अगर किसी नफ्सियाती मुआलिज की नहीं तो सियासियात की किसी उस्ताद की बहरहाल ज़रूरत है। ये वाक़या उस बयानी की शरह है जो नवाज शरीफ साहब ने पेश किया है और मौलाना फजल रहमान जिसकी तरफ मुतवज्जो करते आए हैं। मौलाना को भी मजबूरन हर बात शिकारपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खोलना पड़ी। बेहिजाबी के इस मौसम में मुझे उन पर हैरत है जो अब भी इस बयानिए से इख्तलाफ करते हैं। बिलावल भुट्टो इस मौके पर जिस शान के साथ सामने आए वो उनके और जमहूरियत के मुस्तकबिल के लिए बेशुमार। उन्होंने किसी तजब्जुब और इबहाम के बगैर वाक़यात बयान कर दिए और इस निज़ाम की दुखती रग पर उंगली रख दी। जहाँ रात 2 बजे आईजी के घर का घेराव हो और पुलिस को इदाराती सतह पर रद्द-ए-अमल देना पड़े, वहाँ अगर कोई समझता है कि निज़ाम मौजूद है तो उसे लाज़मन किसी सियासी मुआलिज के पास जाना चाहिए। इस निज़ाम में कहने को एक वज़ीर आज़म भी पाया जाता है। पार्लिमानी निज़ाम में वो हुकूमत का सरबराह है। इतना बड़ा वाक़या हो गया मगर तादम तहरीर कहीं उनकी मौजूदगी का सुराग नहीं मिला। महज तख्त नशीनी का नाम हुकूमत होता तो अंग्रेज़ नहीं बहादुर शाह जफ़र हिंदुस्तान का हुक्मरान होता। मुग़ल ख़ानदान के चश्मो चराग़ खिलत शाही ज़ेब तन किए इस गुमान में गलियों की धूल बन गए वो हुक्मरान है। ये लमनाक दास्तान तारीख़ ही नहीं हमारे अदब का भी मौजू है। नूरुल हुदा शाह का एक टीवी ड्रामा अब मेरा इंतज़ार कर मैं कभी नहीं भूलता, जिसमें इस अलमियों को इस तरह बयान किया गया है कि देखने वाला खुद को कहानी का एक किरदार समझता है। ड्रामे का मरकजी किरदार एक हवास बाख्ता मुग़ल शहजादा बहादुर शाह पैबंद ज़दा शाही लिबास पहने गलियों में फिरता, कशकोल में कंकर जमा करता, खुद कलामी करता रहता है। बाकी सब फानी है। बच्चे उसका मजाक उड़ाते और उसके गिर्द जमा होकर कोरस की शक्ल में पुकारते हैं, बाकी सब फानी है। इक़्तिदार से महरूमी ने मुग़ल बच्चों को हवास से भी महरूम कर दिया। ये कम अज़ कम इस बात की निशानी तो है कि एहसास ज़िया मौजूद है। वो जानते थे कि इक़्तिदार क़ुव्वत नाफ़सा का नाम है, प्रोटोकॉल का नहीं। अगर कोई अख्तियार से महरूम है और उसे इस महरूमी का एहसास भी नहीं, वो बादशाहों की तरह का लिबास पहनकर ये ख्याल करता है कि वो बादशाह है, तो फिर उसका हाल मुग़ल शहजादों से भी बदतर है। ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या नहीं है कि वज़ीर आज़म को आम आदमी की तरह वाक़या हो जाने के बाद इसकी खबर मिली। कमोपेश 1.25 साल पहले 26 जुलाई 2019 को अरफात सिद्दीकी साहब को आईजी पुलिस की तरह चंद बावर्दी और बेवर्दी अफराद ने रात 11:30 बजे घर से उठा ली। बाद में वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने बताया कि उन्हें तो इसकी कुछ खबर न थी। चंद रोज़ पहले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और 3 रिटायर्ड जनरल हजरात के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज हो गया और इतला दी गई कि वज़ीर आज़म को इस अहम वाक़े का कोई इल्म न था। ये उस शख्स के इक़्तिदार की हकीकत है जिसकी मैं की तकरार से हर तकरीर इतनी बोझल होती है कि सुनने वाले की तबीयत मुकद्दर हो जाती है। अगर इस इक़्तिदार का कोई भी भरम बाकी था तो वज़रा के तबसरों ने उसे भी ख़त्म कर दिया। उन्होंने बता दिया कि वो भी अपने लीडर की तरह इस ज़ोम में मुब्तला है कि हुकूमत उनकी है। यही वजह है कि जितने वज़ीर उतनी बातें। कुछ चाहे कि उनके बयानात से कोई एक मौक़िफ़ मुरतब कर सके तो हमेशा भटकता रहे। ये लोग इस बंदोबस्त को हुकूमत कहते हैं। इस पर यह खुशगुमानी कि मैं छोड़ूंगा नहीं। कराची का वाक़या किसी तबसरे का मोहताज नहीं। बाज़ वाक़यात और किरदार खुद नातिक होते हैं, खामोश फिल्मों की तरह। आईजी को घर से उठाने, मरियम नवाज के कमरे का दरवाज़ा तोड़ने, कैप्टन सफ्तर को गिरफ्तार करने और फिर पुलिस अफसरान के इस्तीफ़े तक इसका एक एक एक्ट बोल रहा है। इस वाक़े को किसी तर्जुमान की ज़रूरत नहीं। आंकड़ों के लिए इशारा काफ़ी होता है। ये तो इशारे से बहुत आगे का मामला है। कराची के वाक़ये ने चंद मुतय्यन सवालात उठा दिए।
نمبر 1، اس واقعے سے کس ادارے کی عزت میں اضافہ ہوا اور کس کا وقار مجروح ہوا؟ نمبر 2، کیا اس واقعے کے بعد یہ لازم نہیں تھا کہ کسی ایک بڑے منصبدار سے استعفیٰ لیا جاتا؟ نمبر 3، نواز شریف صاحب کے بیانیے کو اس واقعے سے تقویت ملی یا ضعف پہنچا؟ نمبر 4، اس سیاسی بندوبست کے ساتھ کوئی ریاست کتنا عرصہ چلائی جا سکتی؟ نمبر 5، سیاسیات میں بنانا ریپبلک سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ ہمارے حکمران طبقے کو اس کے بارے میں کیا علم ہے؟ نمبر 6، آج ہمارے اہل دانش اور میڈیا کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا وہ قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں؟ کراچی کے واقعے کی صدائے بازگشت تا دیر سنی جاتی رہے گی۔ میرا سیاسی شعور یہ کہتا ہے کہ اس نوعیت کے واقعات میں اضافہ ہو۔ نواز شریف کے ماضی میں کھوئے اور ان کی کرپشن کے مبینہ واقعات کو مسلمات سمجھنے والے لوگ صورتحال کی سنگینی کا ادراک نہیں کرتے۔ ملک کا اولی مسئلہ نہ پہلے کرپشن تھا نہ آج کرپشن ہے۔ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ کرپشن مسئلہ نہیں، ایک سیاسی بیانیہ ہے جس سے ایک گروہ کے سیاسی مفادات وابستہ ہیں۔ کرپشن بہت سے جرائم کی طرح ایک جرم ہے جس سے ملکی قوانین کے ساتھ نمٹا جا سکتا ہے۔ اسے سیاسی بیانیہ بنانا پاپولسٹ سیاست کا ایک تقاضا تھا۔ گزشتہ 2 سالوں میں یہ بات ثابت ہو چکی۔ ہماری سیاست کی تہہ میں خط انتشار فالٹ لائن کچھ اور ہے، اور نواز شریف صاحب نے اس کو اس طرح واضح کر دیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا۔ کراچی کا واقعہ اہل دانش کو اصل مسئلے کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ جمہوریت میں اقتدار اداروں میں منقسم ہوتا ہے، لیکن ان میں توازن پیدا کرنے کے لیے ایک اتھارٹی کو مانا جاتا ہے، جو پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم اور صدارتی نظام میں صدر ہوتا ہے۔ جمہوریت میں معاملات مشورے ہی سے طے ہوتے ہیں۔ طاقت کے مراکز میں اختلاف رائے کا پیدا ہونا بھی جمہوریت میں کوئی انہونی بات نہیں۔ مسئلہ اختلاف نہیں، نظام کی یہ صلاحیت ہے کہ وہ اختلاف کا فیصلہ کیسے کرتا ہے۔ نواز شریف کا بیانیہ یہ نہیں ہے کہ کسی ریاستی ادارے کی کوئی اہمیت نہیں کہ اس سے مشورہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بیانیہ صرف یہ کہتا ہے کہ فصل نزاع کے لیے عوام کے نمائندوں کی رائے کو فیصلہ کن مانا جائے، جو پارلیمانی نظام میں جمہوریت کی روح ہے۔ اس کا اظہار پارلیمان اور وزیر اعظم کی صورت میں ہوتا ہے۔ جب ملک میں ہونے والے اہم ترین واقعات کا وزیر اعظم کو علم ہی نہ ہو اور وہ ریاستی فیصلوں سے غیر متعلق ہو جائے تو پھر سوچنا چاہیے کہ فالٹ لائن کہاں ہے، کیوں ہے۔ نواز شریف کا بیانیہ اس کی نشاندہی کر رہا ہے اور اصلاح احوال کی دعوت دے رہا ہے۔ انہیں نواز شریف کا نام پسند نہیں، انہیں صرف اس بیانیے پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ کراچی کا واقعہ بتا رہا ہے کہ تاریخ کا عمل ایک خاص سمت میں چل نکلا ہے، اسے اب روکا نہیں جا سکتا۔ کراچی پولیس نے الارم بجا دیا۔